में मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे डॉक्टर टेलर साहब, हमारे साथ हमारे सचिव विनय चौबे जी और विधि सचिव नरेंद्र जी और यहाँ उपस्थित आप सभी बार काउंसिल के सदस्य, सभी जिलों से आए हुए आप अधिवक्तागण, आप सभी का आज के इस संवाद में उपस्थित होने के लिए और हमारे इस आग्रह को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि आप सब लोगों ने अपनी वक्ताओं में कहा कि एक ऐसा अवसर है जो मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली बार है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग हैं और बहुत सारे हमसे जूनियर भी होंगे, हमारे बराबर भी होंगे, कुछ तो हमारे सहयोगी भी हैं जो आज अधिवक्ता हैं, आपके बीच में बैठे हैं। और हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक राज्य के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो, प्रशासनिक गतिविधियां हो, न्यायिक गतिविधियां हो, उन सभी चीजों को आप सब लोग बहुत बखूबी से देखते भी हैं, समझते भी हैं। आप लोग ऐसे कहा जा सकता है कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पिलर्स हैं। आप इन सभी चीजों को आपकी नजरों से रात की गतिविधियां गुजरती हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी, और उसके साथ सरकार की गतिविधियां, सरकार चलाने वालों की जिम्मेवारियां, इन सब चीजों का आप लोग आकलन भी करते हैं। मैं जब राजनीतिक वातावरण को जब पूरी तरीके से इसमें हम लोग आने लगे थे, सबसे पहले मैं राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया और उस राज्यसभा सांसद में मैं सबसे कम उम्र का राज्यसभा सांसद। जब मैं पहली बार सदन में गया तो वहां ऐसे ऐसे विद्वान सांसद उपस्थित थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लगता है कि मैं गलत प्लेटफॉर्म में आ गया, गलत कमरे में घुस गया। जो भी बातें वहां होती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर आगे चल के मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मंत्री भी बना, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा, मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा और
लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, पुनः आज मुख्यमंत्री के रूप में हूं। और राजनीतिक दौड़ को मैं बहुत तेजी से मैंने इस सफर को तय किया। मुझे नहीं लगता है कि लगभग जो राजनीतिक पायदान है उन सभी पायदानों को लगभग छूते हुए मैं निकला हूं। और जैसे ही मेरी छोटी सी बुद्धि में जो छोटी छोटी बातें जो समझ में आती है, जो मेरा छोटा बुद्धि कहता है, वैसे वैसे मैं करता है। आप लोगों के सामने सभी किए हैं। और इस संदर्भ में भी राज्य में जो न्यायिक व्यवस्था है, इस पर भी चूंकि राज्य की सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पर है। गांव, किसान, गरीब, मजदूर, इनके तो हम जनप्रतिनिधि हैं ही। हमने बहुत मंच देखे, बहुत मंचों में अपनी बातें रखी, बहुत आम सभाएं की, बहुत लोगों को अपनी बातें हम लोगों ने बताई। और आज कहीं ना कहीं शायद हमारे बातों से इस राज्य के कई जनमानस की उम्मीद जगी और आज इन लोगों ने मुझे राज्य के शीर्ष पद पर बैठा रखा। लेकिन आज का ये मंच मेरे लिए बिल्कुल नया। ऐसे मंच पर मैं पहले कभी नहीं गया। हाँ, ये बात जरूर है, केंद्रीय स्तर के कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से देश के और विभिन्न राज्यों के जजेस के साथ बैठने का मौका मिला, चर्चा करने का मौका मिला। और उसी समय से मेरे दिमाग में भी कुछ अपने राज्य के प्रति, अपने राज्य की न्यायिक व्यवस्था के प्रति क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सवाल आने लगे। आप सबको मालूम है, ये राज्य आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य, इनकी बहुलता यहां बहुत अधिक है। और इन वर्गों में शिक्षा का भी घोर अभाव है। शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सभी चीजों में ये वर्ग काफी कमजोर है। राज्य अलग हुए हमारे 20 साल से अधिक होने जा रहे हैं और आज के दिन में भी ये राज्य देश के सबसे पिछड़े पायदान, सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। ये बहुत, मुझे कुछ सवाल हमेशा बहुत परेशान करते हैं। मैं एक आदिवासी नौजवान हूं, मेरे में बहुत कमियां भी हो सकती हैं, बहुत चीज का ज्ञान का भी अभाव हो सकता है। लेकिन विगत 20 वर्षों में, 21 वर्षों में इस राज्य को जिस तरीके से दिशा देने की आवश्यकता थी और जिन लोगों ने इस राज्य को दिशा देने का जिम्मा लिया,
उनके पास अनुभव भी था, उनके पास बौद्धिक क्षमताएं भी थी, उनके सहयोगी भी वैसे थे। ऐसे ऐसे लोगों ने दिशा देने का काम किया, जिनके समूह आज देश के अग्रणी राज्य को चलाने में लगे हुए हैं। और ये मेरे समझ से परे है कि वो राज्य आगे चले गए तो ये राज्य विकसित होगा। क्या कमी रह गई? आज मैं इस राज्य को अकेले विकास के पथ पर नहीं ले जा सकता। जब तक इस राज्य के जनमानस, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, अधिवक्ता हो, जजेस हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोगों की आवश्यकता है। और इसमें परस्पर हम एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ें और कैसे एक दूसरे को सम्मान देते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़े, ये हमारी सोच है। आज हमारे राज्य में जो हमारे कैदी हैं, कैदियों की अगर आप आकलन करें तो इस कैदियों में सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग। और मुझे लगता है कुछ दिन पहले देश के राष्ट्रपति महोदया ने बहुत गंभीर बात कही थी, और वो बात पूरे देश में चर्चा का विषय भी रहा। और कमोबेश ये बात मैं पहले भी कई बार मंच से कह चुका। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज ये लोग जेल के बाहर भी मुसीबतें झेलते हैं, और जो कोर्ट कचहरी में फंसे हैं वो निकल भी नहीं पाते। इस घटना को लेकर उसकी सजा अधिकतम 1 साल 2 साल है, 5 साल से जेल हो गए। जबकि सरकार की तरफ से लोगों को वकील मुहैया कराने का भी प्रावधान है, जहां तक मैं समझता हूं। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम सब मिलकर कुछ चीजें तो जरूर समाधान निकाल सकते हैं। कम से कम जो हम आज आगे बढ़े, जो पढ़े लिखे हम लोग समूह के लोग हैं, आज आप लोग सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं, बल्कि आप भी समाज के ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जहां आप कोई किसी के वकील के तौर पर नामित रहते हैं, और जो आपका क्लाइंट होता है, और वो जो आप दोनों का रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है जो पारिवारिक रिश्ता से भी मजबूत होता है। कई बातें ऐसा होता है जो वकील अपने घर परिवारों को भी नहीं बताता है, जो अपने अधिवक्ता को बताता है।
तभी आप न्याय दिला पाएंगे। तो आप पर आम लोगों का भरोसा बहुत अधिक रहता है। आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं और मुझे लगता है यह भरोसा और दिन ब दिन मजबूत होना चाहिए। मेरी बिल्कुल इसमें स्पष्ट सोच है। आज इस संवाद के माध्यम से ये आज हम लोगों ने पहला एक प्रयास किया है और प्रयास के पीछे ये नहीं है कि ये एक कोई पॉलिटिकल स्टंट, इसके पीछे बिल्कुल मेरा स्पष्ट सोच है। यहां पर मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं तो मैं सिर्फ उसके लिए नहीं खड़ा हूं जिन लोगों ने हमें मतदान कर हमें शीर्ष जगह पर बैठाया है। हमारे लिए जिम्मेवारी उन लोगों की भी है जिन लोगों ने हमें मदद नहीं की, हमें वोट नहीं। आज हमारी नजर बिल्कुल एक समान नजर की तरफ से सबको देखने की है। आज मुझे कई बार क्योंकि छोटे मोटे केसेस होते रहते हैं, आईपीसी सीआरपीसी तो हमको समझ में आता नहीं है, ये सभी आप लोगों के जिम्मे है। तो हम लोग भी क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग कई ऐसे चीजें हम लोग के साथ गुजरती है जहां हम लोग को भी कई बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और जब हम इन सभी जगहों को देखते हैं तो सभी जगह कई असमानताएं देखने को मिलता है। मैंने कई बार अपने महागुप्ता साहब से कहा कि सरकार कई केसेस में लड़ती है, जिला से लेके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मेरा जो पूर्व का अनुभव है, जो हिस्ट्री रिकॉर्ड को देखकर जो मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार आमतौर पर केस हारी है, समझ में नहीं आता है क्यों हारती है। लेकिन वर्तमान इस समय में अभी लगभग जितने भी हम लोगों ने मुकदमे लड़े हैं, उन मुकदमे में हम लोगों ने बड़े पैमाने में जीत। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारा कोर्ट कचहरी का चक्कर चलता है, बरसों बरस तक कभी इस कंपनी का कभी उस कंपनी का लाखों करोड़ों रुपया बताया पड़ा और सरकार उससे लेने के लिए, उससे पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, ले नहीं पा रही है, समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोगों ने इस बार उन सब विषयों पर पूरा मजबूती से कमर कस रखा। अगर हमें 1000 करोड़ रुपए किसी कंपनी से हमारी लेनदारी है तो उसके पीछे अगर 100 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा तो सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और अपना सरकार को सिर्फ खर्च ही नहीं करना होता है, सरकार को कमाना भी पड़ता है। आज जिस तरीके से देश के अंदर अर्थव्यवस्था का स्थिति है, जीएसटी का जो सिस्टम जब से आया है, अब जीएसटी का जो कंपनसेशन का टाइम था वो भी खत्म हो गया। हर साल सरकार को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान होकर शुरू हो चुका है। ये भी बात सही है, सब राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
कब तक अंगुली पकड़ के सरकार राज्य चलेगी? लेकिन विगत वर्षों का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत, हम नहीं समझ सकते कि इस राज्य के लिए अच्छा रहा है। पहली बार राज्य में फॉरेस्ट विभाग से हम लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, 20 वर्षों में कभी अर्न नहीं, वो भी छोटा मोटा नहीं, सिर्फ ट्रायल के तौर पर भी 400-500 करोड़ रुपए, कितना हुआ सर? 600 करोड़ रुपए अभी हम लोग। उसके अलावा सड़क से कभी 20 वर्षों में सड़कों से हम लोगों को पैसे नहीं मिले, बल्कि सड़कें बनाते 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 जेबें खाली करते रहे, उसमें भी हमको पैसे मिलने लगे। तो कई ऐसे चीजें हैं, और लेकिन उसमें भी अड़चन, कई लोग खुदाबाद को कोर्ट कचहरी करके फिर हमें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल हमारा स्पष्ट सोच है, जिसमें कोई कोताही नहीं। आज इस राज्य, ये विशुद्ध रूप से कहा जाए कि ये वेलफेयर स्टेट के रूप में हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। गरीब मजदूर किसानों का यहाँ तादाद बहुत अधिक है। आज इसी बीच में हम हर वो क्षेत्र को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं और उसको मजबूती प्रदान करने का उस पर काम कर रहे हैं, जिससे आने वाला समय में जो इस राज्य के ऊपर जो सबसे पिछड़े राज्य का कलंक लगा है, इसको हम लोग मिटा पाए। और ये सब हम सभी लोगों के सहयोग से, हमारा वर्तमान पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी, सभी को ध्यान में रखना। आज इस राज्य में जो कार्य योजना बन रही है, वो क्षणिक समय के लिए कार्य योजना नहीं बन रही। ये आने वाले 25 साल मिनिमम, 25 साल से लेकर 50 साल तक के समय को देखकर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ हम लोग इस राज्य को आगे ले जा सकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी प्रमुखता है, हमारे नौजवानों की भविष्य की चिंता है, चाहे वे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे कम पढ़े लिखे नौजवान हो, और हमारे आने वाली पीढ़ी जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसके लिए बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध। आज के दिन में आप लोग बहुत कम प्रयास करते होंगे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाए। आप लोग अपना पेट काट करके अपने बच्चे को बेहतर स्कूल के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजने का भरकस कोशिश करते हो सकता है 2-4 दोस्तों से उधारी भी लेकर के आपको पढ़ाते हो। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अभी आने वाले सेशन में राज्य सरकार भी एक ऐसा स्कूल स्टार्ट करने जा रही है जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गौरव महसूस करें। इस तरीके की चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। समस्याएं निश्चित रूप से जब तक मानव जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी और समस्या का समाधान भी होता रहेगा, और इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम है संवाद। बगैर संवाद तो सिर्फ उसी तरीके वाली बात हो गई, जो मन में आया वो कर डालिए और अपनी पीठ अपने खुद थपथपाइए। इस पर हम विश्वास करें। हमारा विश्वास है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, हर वर्ग के हर लोगों को
यहाँ मंच में आया, पुराना पेंशन से कई लोगों को, कर्मचारियों को हम लोगों ने लाभ पहुंचाया। निश्चित रूप से ये एक ऐसा चुनौती है जिस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकारा है। आने वाले समय में बहुत बड़ा बोझ राज्य सरकार के ऊपर आएगा। लेकिन एक मजबूत इरादे के साथ हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक वो आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर आएगा तो राज्य सरकार अपनी आर्थिक वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था इतनी मजबूत कर लेगा कि उस समय वो बोझ बहुत ज्यादा उसका असर राज्य सरकार पर रहेगा। और वो पेंशन एक ऐसा माध्यम है बुढ़ापे बुजुर्गों के लिए। अगर बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन नहीं है तो आज का जो वर्तमान स्थिति है, बाल बच्चे भी उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। और यही वजह है कि आज के दिन में ओल्ड एज होम का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। समाज के अंदर कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो मानवीय जीवन के लिए बहुत बेहतर है। मैं कभी भी अनाथालय, ओल्ड एज होम इसके पक्ष में नहीं रहा। हमारे यहां बच्चों के लिए अनाथालय का प्रचलन चल रहा है। हमने उसको खत्म करने के लिए पदाधिकारियों को कहा कि अब अनाथालय में बच्चों को मत रखिए। जो बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल के हो गए, उन बच्चों को कभी अनाथालय में नहीं लाना चाहिए। इसका कोई ऐसा प्रोग्राम आप बनाए जिसको उसका अपना पारिवारिक माहौल में उसको पलने बढ़ने का मौका मिले। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया कि आज के समय में भी कई गांव में, मोहल्ले में कई महिलाएं आज विडो होकर के अपने जीवन यापन कर रही है, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रही है। हमने कहा कि उसी गांव में अगर कोई ऐसी महिला या पुरुष हो जो अकेले जीवन काटता हो और उसी गांव में कोई बच्चा अनाथ हो, उनसे पूछा जाए अगर इस बच्चे को अगर आप वहां रखना, अपने साथ रखना चाहते हैं तो बच्चे का जो भरण पोषण राज्य सरकार उठाएगी, जो उसको पेंशन देगी वो उसके परिवार को देगी। और उसको अपने ही गांव में कोई गार्जियन मिल जाएगा जिन बच्चों के साथ कुछ समय तक खेल कूद रहा था, उन्हीं लोगों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएगा, उनका साथ नहीं छूटेगा। तो इस तरीके की चीजें पेंशन को लेकर आज के दिन में जो नई नीतियां बनी हैं, उस नीतियों को लेकर के आज बाजार की स्थिति जो है वो थोड़ा चिंता का विषय है। कब सुधरेगा, कब ये बिगड़ेगा, इसका तो कहना कि हम अर्थशास्त्री नहीं है। हम आम नागरिक के नजर से अगर हम देखें तो किसी भी रिटायर्ड आदमी के लिए पेंशन बहुत बड़ी बात है। कहा जाए कि बुढ़ापे का लाठी। और आज जिस तरीके से रुपया और डॉलर के बीच में जो स्थिति खड़ी है वो बहुत आने वाला समय में चिंता का विषय है। आज 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट 50-55 रुपया हो गया। लेकिन मजदूरी दिहाड़ी तो बढ़ नहीं रही, सैलरी तो बढ़ नहीं रहा। 400-500 रुपए का सिलेंडर 1000-1200 रुपए हो गया। बच्चों की पढ़ाई की फीस बढ़ गई, किताब, कॉपी, कलम, दूध, दही पर भी पैसे लगने लगे।
₹10 किलो दूध, आज 55-60 रुपए किलो दूध हो गया, लेकिन खरीदते जीना है तो हम मनुष्य उसी तरीके से ढलते चले जाते हैं। चुनौती का लाभ चाहे जितने हो, तो इन्हीं चुनौतियों के बीच हमें लंबी दूरी, लंबी सफर कैसे मजबूती से करें, कम बेसी करते हुए सब लोग सहयोग देते देते हुए आगे बढ़े, ये हमारी परिकल्पना। आप लोग समाज में आपके द्वारा कोई भी वाणी, कोई भी बातें या कोई भी चर्चा आप करते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे राज्य में पड़ता है। और कहीं न कहीं आप राज्य के पूरे एक बेहतर और कहा जाए कि झारखंड जैसे राज्य का जो स्वभाव है, इस राज्य में लोग बहुत लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं, शांत शालीन लोग हैं। यहाँ का जो सामाजिक ये है, उनके पास झगड़ा करने का समय नहीं। किसी ने कहा कि झारखंड का जो संस्कृति है, बोलना ही संगीत है, चलना ही उसका नृत्य है। तो इसी को सार्थक बनाने का हम लोग मिलकर प्रयास करें। मुझे आज आपके मंच में पढ़ने के लिए एक राइटअप हमने बनाया था, लेकिन लगता है मैं राइटअप से छोड़कर कहीं और मैंने बात कर ली। मैं चाहता भी नहीं राइटअप को लेकर के कहीं अपनी बातें रखूं। जो भी बात दिल में हो, बिल्कुल खुल के बात करें, मेरा ये है। और निश्चित रूप से कुछ विषय जरूर मैं फ्लैग करूंगा, जहां पर कुछ चीजों को लेकर हम लोग पहले ही बढ़े हुए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। हमारे किसी महानुभाव ने बच्चों की शिक्षा को लेकर बात कही है, तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि हमने एक और बहुत खुशी की बात कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, देश का पहला राज्य और भी सबसे पिछड़ा राज्य, जहां सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है लोगों के पास। मुझे अजीब सी अनुभूति होती है। मैं कभी कभी जिला के कोर्ट में जाता हूं, तो किसी किसी अधिवक्ता को देखता हूं कि उनके ड्रेस को देखकर मैं बहुत चिंता करता हूं। सफेद कोट से वो सादा कोट बन चुका है, कई जगह फटे पड़े हैं, कई जगह क्या स्थिति। मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी की संख्या है राज्य में जज वकीलों की, 20-22 हजार होंगे आपकी संख्या, 35,000। चलिए कोई बात नहीं, 35,000 में 2-4-5 हजार छोड़ करके बाकी लोगों की स्थिति तो लगता है कि मैं नहीं कह सकता कि बहुत बुरा स्थिति। और वापस बेचारे दिन भर क्या मेहनत करते हैं और अपने घर में जाकर के क्या मानसिक स्थिति पर वो गुजरता होगा। मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसको देखकर मैं इस चीज को अंदाजा जरूर लगा सकता। आज इन्हीं सब चीजों से थोड़ा सा हम लोग जो तकलीफ है, उस तकलीफ को कम करने का ये संवाद है कि हमारी तरफ से
कुछ आप लोगों के संदर्भ में हम कुछ कर पाए, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं कह रहा था कि बच्चों की शिक्षा को लेकर कुछ चिंता हमारे अधिवक्ता की तरफ से आया था। तो मैं आपको बता दूं कि हमने मुख्यमंत्री को शिक्षा प्रोत्साहन योजना चला रखा है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, पत्रकार हो, लॉयर्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इसके लिए जो कोचिंग की अभी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए भी पूरा खर्चा राज्य सरकार देने के लिए तैयारी से काम बना है। तो अपने बच्चों को वकील वकालत करवाइए, इंजीनियरिंग कराइए, किसी चीज के लिए कोचिंग कराना है उसके लिए भी। और एकलव्य प्रशिक्षण योजना भी हमने चला रखी है, जिसमें जेपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में भी अगर आपके बच्चे जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी के लिए भी पूरा पैसा राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। और हमने दूरबीन क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम लोग आर्थिक रूप से सरकार 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन के दिशा में लड़कों को प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। जो उनकी शिक्षा जितने सालों तक रहेगा उतने उससे 1 साल अधिक तक, 4 साल का कोर्स है तो 5 साल तक के लिए उसको देगी, 6ठे साल से तक थोड़े थोड़े करके राज्य सरकार को पैसे वापस। ऐसे कई चीजें हैं। और नोटरी को भी लेकर अधिवक्ता की तरफ से बात आई है। मैं सबको आश्वस्त करता हूं, वहां जो आप नोटरी में प्राथमिकता देने की बात है, वो भी, उस पर भी हम विचार करेंगे और बहुत जल्द इसके लिए सरकार विज्ञापन भी निकालेगी और प्राथमिकता के आधार पर उनको नोटरी पब्लिक का परमिशन भी दिया जाएगा। और साथ साथ में आप लोगों की लाइब्रेरी की बात है। आप लोगों के बैठने का जो वहां पर न्यायालयों में है, बहुत आप सब लोग अलग अलग तरीके से बातें रखेंगे तो बड़ा अजीब तरीके की चीजें आ जाएंगी। इसका एक स्टैंडर्ड मापदंड के साथ आने वाले समय में एक योजनाबद्ध तरीके से हर न्यायालय में वकीलों के लिए और महिला वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुसज्जित एक व्यवस्था हम लोग आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोगों ने सोच रखा है। और आज के दिन में जिस तरीके से देश के राज्यों के विभिन्न हाई कोर्टों के कोर्ट में नए नए जो जजमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भी आ रहे हैं, उन सब का भी आप कैसे उससे अपडेट रहें, कैसे आप सब लोग जुड़े रहें, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लोअर के कोर्ट के हों, अधिवक्तागण, उन सब चीज के लिए आप सब लोगों के लिए कंप्यूटर वगैरह की भी सुविधा करने का भी हम लोगों ने सोच रखा है।
और अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपको प्रशिक्षण के लिए आपको आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोग मतलब कहा जाए कि पूरे आपके एक एक करके जो अभी अजीत साहब ने कहा है कि जो भी आपके जिले की समस्या है वो आप हमारे ऑफिस में दें, तो एक होलिस्टिक समस्या आने के बाद हमारे पास इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर कार्य करें, इस पर एक चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना भी हम बनाएंगे, जो मुझे लगता है कि आने वाला समय में आप सब लोगों के लिए बहुत बेहतर वो योजना और आप लोगों के लिए कारगर होगा। और आपका जो एक मांग और भी है, हालांकि आप कुछ यहाँ से जो मुझे जानकारी मिली, पेंशन आप लोग जो रिटायर हो जाते हैं 65 साल के अधिक लोग हो जाते हैं उनको आप लोग देते हैं, उसी तरीके की कुछ बीमा वगैरह की भी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे, जिसमें आप और आपके परिवार सभी लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि खर्च करने की आपको मिलेगी। और दुर्घटना की भी स्थिति में, हालांकि अभी तक तो हम लोग कुछ लोगों को ऐसे दुर्घटना ये पर आपदा ये के माध्यम से देते ही हैं, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक मैं जो हो सकता है कि इस पर और चर्चा करते हुए कुछ और रास्ता निकले, तो फिलहाल मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख तक की सहायता राशि निश्चित रूप से सरकार आपको दे, इस पर हम लोग काम करेंगे। और जो मुझे बताया गया है यहाँ पर अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से 65 साल से अधिक उम्र वाले को जो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन दी जाती है। मैं इस मंच से घोषणा करना चाहूंगा कि जितनी पेंशन की राशि वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा प्रदान की जाती है, उसी के बराबर की राशि सरकार भी उस कोष को और आपका बार काउंसिल के बारे में मैंने कह दिया, इसको बार कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहे। इस विषय पर हमने पहले ही अपने माइंड में कुछ चीजों को बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के बीच में उन सब चीजों को इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ प्रदर्शनी रूप से, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब जिम्मेवारी मिलती है तो मैं उस जिम्मेवारी को कितनी ईमानदारी से कर सकूं और कितना अधिक से अधिक तेजी से कर सकूं, मैं उसमें ज्यादा समय खर्च करता और थोड़ा सा चर्चा, मैं जहां चर्चा की आवश्यकता है वही चर्चा करता हूं, जहां इसको मूल रूप मिलना है। और बहुत जल्द आप लोग के बीच में वो मॉडल हम लोग आपके समक्ष रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल आज खुशी का एक कड़ी है कि आप लोग को हम लोगों ने यहाँ निमंत्रण दिया था कि आप लोगों की तरफ से कुछ बात आए तो उसके आकलन पर जो कभी बेसी मैं सोच रहा हूँ उसको हम लोग कुछ और जोड़ पाए। और आप लोगों का एक विषय था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और इस विषय में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और थोड़ा सा विभिन्न राज्यों में क्या क्या इसका स्थिति है उसका आकलन हो रहा है और बहुत जल्द इस विषय पर भी हम सरकार आप लोग के संदर्भ में और विशेष
मुझे लगता है कि काफी समय से भी आप लोग आए हैं 3 बजे से, और बहुत दूर दूर भी आप लोग को जाना है। ठंडा का समय है और बहुत जल्दी बीत जाता है, तो मैं अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहूंगा। 9 वर्ष के लिए कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन एक बात बताइए, अब जुडिशियल स्टाम्प की 5 रुपया से जो बढ़ोतरी हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई? 20 रुपया। 20 रुपया हुआ होगी 30 वर्षों में। आज बताइए 5 रुपया का रेलवे टिकट आप 50-55 रुपये में खा रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ये सब आप ही लोगों के बीच में जाएगा, आप ही लोगों की व्यवस्थाओं को खड़ा करेगा। और आज कोई बहुत ज्यादा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि 5 रुपया से 20 रुपया 15 रुपया में हम इतने परेशान और हम इतने महंगे महंगे चीजों पर आज उलझे हुए हैं। आज नमक तेल कैसे घटेगा, उसका दाम उस पर हम लोग चिंतित नहीं है। खैर, मुझे नहीं लगता अब 95 के बाद, मतलब राज अलग से कई साल पहले के बाद से आज ये थोड़ी सी एक कदम हम लोगों ने बढ़ाया। तो सभी लोग आज आप बताएं, आपको हम कई चीजों को कंपेयर करेंगे और शायद हम लोग जरूर, ये राज्य वेलफेयर स्टेट है, हम लोगों को मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनसे सहयोग भी लेने की हमें उम्मीद रखनी चाहिए और आशा रखनी चाहिए। और एक विषय है जो ये आया है, जो कुछ चीजों में थोड़ी सी मुझे अभी बताया गया है कि कुछ कम बेसी लग रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर इसमें कुछ गुंजाइश से निकलेंगी और लगेगा कि नहीं ये थोड़ा इसको कंसीडर किया जा सकता है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस विषय पर हम लोग कंसीडर करेंगे। और कोशिश होगी कि किसी को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, ये मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल किसी को पीड़ादायक ना हो, ऐसी व्यवस्था रहे। इसके लिए ये बात जरूर है कि बहुत वर्षों के बाद मुझे लगता है कि राज अलग होने के बाद पहली बार कुछ नई बड़ी पार्टी, आपको मैं बताता चलूं कि देश में कई ऐसे काम हैं जो सम्राट राज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये गरीब पिछड़ा राज कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि उसको पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे आने वाला जो चुनौती है, उस चुनौती को हम आसानी से झेल पाए। आज ये राज देश का पहला राज है जहां यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश में पढ़ने के 100% स्कॉलरशिप। आज ये पहला राज है जो सर्वजन पेंशन के साथ इस राज्य के 60 ईयर्स के एवं के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको पेंशन देगी। आज गरीबों की हालत आपको पता है। आज इस राज्य में महिलाएं, कई ऐसे गरीब महिलाएं हैं जो महीनों नहीं नहाती। क्यों नहीं नहाती? वो इसलिए नहीं नहाती क्योंकि उनके पास कपड़े बदलने के लिए दूसरा कपड़ा ही नहीं। आज इसीलिए उन गरीबों को लगभग मुफ्त में 10 रुपए में धोती साड़ी हम लोग देने का काम करते हैं ताकि वो भी मार पाए। तो हमके हर वर्ग, हर लोगों की संवेदनशीलता, उनकी सम्मान, उनकी भावनाओं को कदर करते हुए ये सरकार निर्णय लेती है। और ये सरकार का, इस राज्य का एक स्वभाव है। हमारा ये तो जरूर है कि इस राज्य
कि जो इतिहास है वो एक योद्धाओं का इतिहास है, वीर पुरुषों का इतिहास है ये राज्य। लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे वीर पुरुष जहां उनकी पूछ बहुत कम होती है, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान इस राज्य की पहचान है, जिसको हम चाहते हैं कि बिल्कुल बरकरार रखें, सबको मान सम्मान मिले और स्वाभिमान से मिले। इन्हीं बातों के साथ मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवारों को। धन्यवाद।